नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। आज हम सीजी टेट 2020 के हिंदी में पूछे गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? जैसा कि हमको पता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई होती है हमारी वाक्य, उसके बाद आता है उपवाक्य, पदबंध, शब्द और फिर आते हैं ध्वनि या वर्ण। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम कहेंगे शब्द। ठीक है, हम क्या कहेंगे? शब्द। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, सिंगार का तत्सम रूप। तत्सम रूप यानी संस्कृत शब्द को हम तत्सम रूप कहते हैं। ठीक है, संस्कृत का शब्द या संस्कृत के समान शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगार का हमारा तत्सम हो जाएगा बी, श्रृंगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये जो अज होता है इसका अर्थ होता है दोस्तों जो कभी ना मरे। ये जो अज होता है इसका अर्थ होता है जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे अर्थात ईश्वर। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा? ईश्वर। और ईश्वर को हम बहुत से नामों से जानते हैं। इसको हम ब्रह्मा भी कहते हैं, इसको हम शिव भी कहते हैं, इसको हम विष्णु भी कहते हैं। तो ये सभी हमारे अज के अनेकार्थी शब्द हैं, जिसमें हमारा कामधेनु भी आता है, कामधेनु। ठीक है, और एक और अज का दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बकरा कहते हैं। ठीक है, पशु का नाम है ये। अगर ये अज के जगह में अजा हो जाता तो वो बकरी आ जाती। तो यहाँ पे हमारा अज का अनेकार्थी शब्द ब्रह्मा, कामधेनु और ये बकरा निकल के आ रहा है। तो हमारा ये जो बकरी है वो इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, हम जानते हैं कि प्रत्यय अंत में लगता है शब्दों के। तो यहाँ पे देखिए इंसानियत जो है एक अरबी फ़ारसी भाषा है, अरबी फ़ारसी शब्द है। ठीक है, तो इसमें जो प्रत्यय लगी हुई है वो इयत प्रत्यय लगी हुई है। इंसानियत, इयत प्रत्यय। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है, इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्याय नहीं है? भानु अर्थात हम जानते हैं सूर्य, है ना। भानु अर्थात क्या होता है? सूर्य। और सूर्य को और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको हम अर्क भी कहते हैं, इसको हम दिनेश भी कहते हैं, इसको हम मार्तंड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मार्तंड भी कहते हैं, लेकिन हम उडपति इसको नहीं कहते। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उडपति। अब नेक्स्ट देखते हैं, कारक चिन्हों को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कारक चिन्हों को कहते हैं। तो कारक चिन्ह को कुछ विद्वान परसर्ग या विभक्ति के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, कारक चिन्हों को कुछ विद्वानों ने परसर्ग या विभक्ति भी कहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, परसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध किसे कहते हैं? तो पदबंध जब वाक्य में एक से अधिक पद मिल करके एक व्याकरणिक इकाई बनाते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक पद मिल करके एक व्याकरणिक इकाई बनाते हैं तो हम उसको पदबंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जब एक से अधिक पद मिल कर एक में बंधे हों। ठीक है, जब एक से अधिक पद एक में बंधे हों तब हम उसको पदबंध कहेंगे। तो 37 का हमारा ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह पढ़ता है या मजाक करता है? वह पढ़ता है या मजाक करता है? इसको देखने पे हमें थोड़ा इसमें संदेह का सूचक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे संदेहार्थक वाक्य ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। ये प्रश्न की ओर इंगित कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
39 विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। ठीक है, विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए ये भी सही है। लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए ये भी सही है। मतलब तीनों हमारा एकदम सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। योजक चिन्ह इस तरीके से डैश वाला चिन्ह लगाते हैं अपन, है ना, इसको अपन योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो योजक चिन्ह का सही तरीके से यूज हो जाएगा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे माता पिता है ना, माता और पिता दो शब्द हम को जोड़ते हैं तो इसके बीच में अपन योजक चिन्ह इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये हो जाता है माता पिता, माता और पिता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा नहीं है। तो अल्प प्राण, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? जो हमारे वर्ग होते हैं, हर वर्ग में अल्प प्राण पहला नंबर, तीसरा नंबर और पांचवा नंबर, ये हमारा अल्प प्राण कहलाता है। और महाप्राण हमारा कहलाता है जो बचे हुए नंबर हैं, दूसरा और चौथा, इसको हम महाप्राण कहते हैं। जैसे क वर्ण आता है हमारा, क, ख, ग, घ और ये अंगा। ठीक है, इसमें ये वाला हमारा हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक है, ये ख वाला हो जाएगा हमारा महाप्राण, ये ग वाला फिर से हो जाएगा अल्प प्राण, और ये घ वाला हो जाएगा महाप्राण, और ये अंगा वाला फिर से क्या हो जाएगा हमारा अल्प प्राण। तो यहाँ पे पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होती है और दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण में आती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है, तो क ख पहला और दूसरा, तो ये तो है। ठीक है, ये जोड़ा है। दूसरा ये हमारा ज झ दिया है ना, ज और झ, तो ये भी हमारा है। ल, य र ल व, ये जो वर्ग होते हैं य र ल व, ये अल्प प्राण में आता है। उसके बाद स स स ह, ये सारे जो है महाप्राण में आते हैं। तो ये वाला अल्प प्राण है, ये वाला महाप्राण है, तो ये भी हमारा सही है। अब देखिए इसको क से लेकर के य तक दिया गया है, तो क ख ग घ ङ य र ल व छ, तो क भी हमारा अल्प प्राण है, य भी हमारा अल्प प्राण है, दोनों अल्प प्राण है, इसलिए ये हमारा जोड़ा नहीं होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? देखिए, मात्रा, कोई भी मात्रा अगर हम बोलते हैं तो हम धीरे से बोलते हैं, अ, आ, ई, इस तरीके से। ठीक है, और कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे कोई भी शब्द बोले, जैसे ध्वनि, जिसका, है ना, उसमें भी हमारा मात्रा जो है छिपा रहता है। और कोई भी वाक्य भी अगर हम बोलते हैं उसमें भी हमारा मात्रा जो है छिपा रहता है, झटके के साथ हम नहीं बोलते। लेकिन अगर हम कोई अक्षर बोलते हैं, जैसे क, ख, ग, आपने इमला पढ़ा होगा, क ख ग घ अंगा, इस तरीके से ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा, अक्षर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाल पक रही है, ठीक है, यह किस वचन को दर्शाता है? दाल पक रही है, यह किस वचन को दर्शाता है? तो दाल ऑलरेडी किस में आता है? बहुवचन में आता है ना, ऑलरेडी किस में आता है? बहुवचन में आता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 8 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से भागों में, मैं बता देता हूँ एक बार। विधान,
ठीक है। विधान, निषेध, विधान, निषेध, आज्ञा, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है, निषेध सूचक वाक्य, विधान वाक्य। और आता है हमारा प्रश्न, प्रश्न सूचक, ठीक है, इच्छा, संदेह, संदेह, विस्मय। और 8वां नंबर आता है हमारा संकेत। तो इस तरीके से 8 भागों में बांटा गया है। तो हमारा आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के हो जाएंगे? 8 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए, भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा भानुदय का संधि विच्छेद? भानु प्लस उदय, ठीक है, भानु प्लस उदय, ये एक स्वर संधि है, ठीक है। भानु प्लस उदय ये एक क्या है? स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है ये? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सी संधि है ये, ठीक है, कौन सी स्वर संधि है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? ठीक है, समास जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती है? तो जनरली हम संज्ञा के 5 प्रकार जानते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है हमारा द्रव्यवाचक। चौथा आता है हमारा समूहवाचक। और 5वां आता है हमारा भाववाचक। लेकिन हमको पूछा गया है कि गणना की दृष्टि से, तो कोई भी व्यक्ति है उसको हम गिन सकते हैं, तो ये गणना के अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी जाति है, किसी की जाति है, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा। द्रव्य है, कोई पदार्थ है, उसको भी हम गिन सकते हैं, तो ये भी गणना आ जाएगा। समूह है, कोई किसी का समूह है, कितने समूह हैं उसको हम गण सकते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? गणनीय में आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? गणनीय संज्ञाओं में आ जाएंगे। लेकिन जो भाव है ना, किसी भी मनुष्य का क्रोध, कितना क्रोध आ रहा है, कितना मोह है उसमें, कितना प्रेम है, इसको हम गणना नहीं कर सकते, तो ये किस में आ जाएगा? अगणनीय में आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? अगणनीय में। तो हम गणना की दृष्टि से 2 प्रकार की संज्ञाएं हम देख सकते हैं, गणनीय और अगणनीय, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन और है दोस्तों, जो कि इसमें छूट गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। मूल व्यक्ति, सी ऑप्शन है हमारा, यौगिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और डी ऑप्शन है हमारा संकेत, संकेतवाचक, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण इस तरीके से। तो पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण किसको बोलेंगे अपन, है ना, ऐसा विशेषण जिसमें सर्वनाम भी हो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। तो पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ करके, ठीक है, जितने भी रहते हैं विशेषण उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये जो पुरुषवाचक है वो व्यक्तिवाचक, इसको हम बोल सकते हैं, है ना, पुरुष यानी व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक और निजवाचक इन दोनों को छोड़ करके बाकी को हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसमें व्यक्ति लगा हुआ है। वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, ठीक है, एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक में हमको ये नहीं पता चलता कि जैसे कोई भी प्रश्न हमको पूछा गया कौन आया, जैसे कोई भी प्रश्न पूछा गया हमको कौन आया, तो हमको इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन आया है ना। अनिश्चयवाचक में भी हमको ये निश्चय नहीं रहता कि कौन आया है या क्या आया है ना, कैसे आया है। तो अनिश्चय और प्रश्न है जिसमें
जो है इसमें स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए दो या दो से अधिक शब्दों या धातुओं से बनी हुई अर्थ को हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वीकार करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? है ना, स्वीकार करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर माथे लेना। है ना, सिर माथे लेना, सिर माथे लेना, सिर माथे लेना का इसका मतलब होता है आदर पूर्वक स्वीकार करना, आदर पूर्वक स्वीकार करना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिर माथे लेना, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुहर लगा देना, है ना, कोई भी कार्य को यदि हम पुष्ट कर देते हैं तो उसका मतलब होता है मुहर लगा देना, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्ट कर देना। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए कहावत का अर्थ क्या है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख को शिक्षा देना। ठीक है, कोई भी मूर्ख व्यक्ति रहता है उसको हम कितना भी पढ़ा लें लेकिन वो मूर्ख ही रहता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, मूर्ख को शिक्षा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन। गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है ना, यानी बुरे की संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं। तो इस तरीके से सीजीटेट 2020 का आपको विश्लेषणात्मक रूप से इनके प्रश्नों का उत्तर बताया गया है। अगर आप इस तरीके से और भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के उत्तर विश्लेषणात्मक रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।